Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS Current Affairs चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप www.ikraias वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे मेंस 2022 की टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है। अलॉन्ग विद दैट 2023 2024 के फाउंडेशन एनसीईआरटी कोर्सेज भी वहां पे लॉन्च हुए हैं। यू कैन एनरोल इन एनी ऑफ दैट अकॉर्डिंग टू योर टाइम रिक्वायरमेंट, ओके, एंड यू कैन एनहांस एंड विल हेल्प यू आउट टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो है पीसी महालनोबिस, उनके ऊपर। एज यू ऑल नो दैट पीसी महालनोबिस, द मोमेंट वी स्टडी, द मोमेंट वी हियर अबाउट हिम, एक चीज आपके दिमाग में हमेशा आनी चाहिए कि इनका रिलेशन बहुत बहुत क्लोज इंटीग्रेटली रिलेटेड है इंडस्ट्रीज से, बिकॉज इन्होंने ही सेकेंड 5 ईयर प्लान में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्लोगन दिया था। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, याद रखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स अच्छे से याद होनी चाहिए, ओके, समझनी चाहिए, सो दैट आपका पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट इजी हो जाता है। अगर आपको बेसिक्स नहीं है, अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन ही मालूम नहीं है, तो आप उसके जो भी इम्प्लीकेशंस होंगे, जो भी मल्टीप्लायर इफेक्ट होंगे, आप नहीं समझ सकेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, यू शुड नो द बेसिक्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है सेटिंग अप ऑफ, मतलब क्या? सेटिंग अप ऑफ मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज, और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाते जाना, देन हम बोलेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। रिमेंबर दिस पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन अलग है, इंडस्ट्री अलग है। इंडस्ट्री का मतलब है एक एरिया, एक जगह जहां पे आप इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस कर रहे हैं, जहां पे आप रॉ मटेरियल का कन्वर्जन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? फिनिश गुड्स। आप कॉटन ले रहे हैं, कॉटन को आप शर्ट्स में बदल रहे हैं, डाई करके बदल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज नथिंग बट ए एरिया वेयर यू आर गोइंग टू add value to the process and bring the raw material into what? Finished form, that is called as what? Industry। इसी तरीके से और इंडस्ट्रीज अगर आते गए अपने कंट्री में, तो हम बोलेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा अपने कंट्री में, लाइक दैट। ओके, राइट। सो पीसी महालनोबिस, जब अपने को इंडिपेंडेंस मिला था और जब हम 5 ईयर प्लानिंग शुरू करे थे 1951 में, तो पहले का 5 ईयर प्लान 1951 to 56 वी हैव गिवन इंपॉर्टेंस टू व्हाट? एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस दिए थे अपन। बहुत सारा एलोकेशन ऑफ द प्लान कहां पे गया था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे लेके गया था। याद रखिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा ज्यादा दिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एग्रीकल्चर के जो भी फॉरवर्ड लिंकेजेस है, एग्रीकल्चर के जो भी बैकवर्ड लिंकेज है, इन द सेंस दैट यहाँ पे सीड क्वालिटी रहो, सीड अवेलेबिलिटी रहो, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड रहो, ओके, इरिगेशन सिस्टम्स रहो, मशीनरी रहो, इसके ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा पैसे खर्च करती है। अगर मशीनरी है तो सब्सिडी देने की कोशिश करती है, अगर इरिगेशन नहीं है तो इरिगेशन डेवलप करने की कोशिश करती है। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब है जब गवर्नमेंट पैसे ज्यादातर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के लिए स्पेंड करती है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, देन वी कॉल इट एज मैक्सिमम एलोकेशन गिवन टू व्हाट? एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या हो सकती है एग्रीकल्चर सेक्टर में? मार्केटिंग हो सकती, मार्केटिंग के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी के से हम बनेंगे ई नाम, राइट और रॉन्ग। ये एक है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यहाँ पे हुआ। कोल्ड स्टोरेजेस है, जो पालक है, जो भाजी है, ये जो हम 5-6 दिन में या 4-5 दिन में खराब हो जाते हैं, तो उसको हम किस तरीके से उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएं? ऑब्वियसली आपको पता है फ्रिज में रखते हैं हम। तो अब अभी समझो मेरे पास 10 एकड़ का लैंड है, 10 एकड़ के ऊपर में अगर पालक, टमाटर ये सब ग्रो कर दिया, मेरे पास इतना बड़ा तो फ्रिज नहीं होगा। सो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, कि आप वो कोल्ड स्टोरेजेस, बड़े बड़े कोल्ड, नथिंग बट बड़े बड़े फ्रिजेस गवर्नमेंट खुद बना के दे, मैं वहां पे मेरा प्रोड्यूस रखूंगा, इतना उतना किराया मैं दे दूंगा, दैट इज व्हाट इट इज, राइट। तो ये जो है फॉरवर्ड लिंकेजेस, जब गवर्नमेंट पैसे ज्यादातर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे दे रही है, अगर इस तरीके का आप सुनते हैं, इसका मतलब है गवर्नमेंट बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस पे गवर्नमेंट पैसे स्पेंड कर रही है, सो दैट एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट हो। तो पहले 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था? एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए थे। इंपॉर्टेंस का मतलब है ज्यादा पैसा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए लगा था। सेकेंड 5 ईयर प्लान में ऑल टुगेदर एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी लेके आए थे, दैट इज कॉल्ड एज महालनोबिस स्ट्रेटेजी थी। महालनोबिस मॉडल था 1956 to 61। ये था हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान। महालनोबिस ने यही कहा था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारे पास कारोबार नहीं था, बहुत सारे लोग लैंडलेस थे, लैंड भी नहीं था एग्रीकल्चर करने के लिए, तो बहुत सारे लोग लैंडलेस थे। तो वो सिचुएशन में उनको किसी ना तरीके से काम तो देना जरूरी है नहीं। तो ये तो अपना ये गवर्नमेंट का तो ये तो मिनिमम एजेंडा बनना चाहिए कि वो काम दे, रोजगार दे।
तो जब महानोबिस ने यह कहा था कि ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने लोग डिपेंडेंट है, ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर में मोर देन द पीपल ऑफ रिक्वायर्ड इतने ज्यादा लोग काम ही कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उनकी इनकम लेवल नहीं बढ़ेंगी, एग्रीकल्चर के जो भी फार्मर्स हैं उनके घर की स्थिति नहीं बदलेगी अगर इस तरीके से और जो भी युवा है एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हो, तो इनके लिए और एक चैनल खोलना चाहिए। वो चैनल था इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हम लगाते हैं तो ये जो भी एक्सेस जो लेबर है एग्रीकल्चर में वो वहां से निकल के कहाँ जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे और वहां पे काम करेंगे, राइट। तो फार्मर की इनकम भी सप्लीमेंट होगी, घर की इनकम में भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, राइट और रॉन्ग, यस। तो महानोबिस का यही कॉन्ट्रीब्यूशन था कि इन्होंने he laid the foundation stone for what industries in our country, that's why he is called as father of industrial revolution in India, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू नो ये मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर है, ये मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर है यूपीएससी 2022 मेंस। ये नॉट ओनली आज के लिए इंपॉर्टेंट, आज के ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है, हर ईयर के लिए ये इश्यूज सेम ही रहते हैं। इसमें कुछ बदलाव आएंगे तो बदलाव के इश्यूज पढ़ेंगे, फिर वे फॉरवर्ड देंगे, फिर बदलाव आएंगे उस पर इश्यूज क्या होगा, वो जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे लॉ में वो फिर किस तरीके से काम कर रहा है वो मॉडिफिकेशन, उसमें क्या इश्यूज होंगे, फिर उसमें हम क्या सजेशन करेंगे, इस तरीके से ही चलता है। सो एंटी डिफेक्शन लॉ पर एक बार पढ़ लिए तो आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अपडेट करने का रहता। सो ये एक मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर के लाइक इन द पैटर्न मैं लिखता हूँ हमेशा, आपको तो पता है एडिटोरियल में डिस्कस नहीं करता हूँ, आपको मैं देता हूँ इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ आंसर, कंक्लूजन, दिस इज हमारा हमेशा से ही यही पैटर्न रहा है। तो जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं आप मुझे पूरे वीडियोस देखिए। सो आपके पास मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ ना क्योंकि वी आर डूइंग दिस फ्रॉम 8 महीने से कर रहा हूँ मैं, शायद ये सब 8 महीने के आप 30 दिन लगा लो, ऑलमोस्ट अराउंड 240 मेंस क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके पास रेडी है। तो आई एम गारंटीइंग यू कि आज के जो मेंस 2022 का एग्जाम होगा मैं हर एडिटोरियल का पिक्चर आपको रख के भेजूंगा क्योंकि उसमें से ज़्यादातर आने वाले हैं, क्योंकि 2021 मेंस में मेरे 80% एडिटोरियल्स का वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब तो हम और 4 महीने ऐड कर दिए, तो लास्ट के 6 महीने 240 आंसर्स है अपने पास। लेट अस होप दैट वो पूरे क्लिक हो एंड आप भी शेयर करिए आपके दोस्तों से, क्योंकि इस तरीके से मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर हम करते हैं तो आपका स्पून फीडिंग थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, राइट। सो हम पढ़ेंगे यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या, आपको पता ही है, जो भी एस्पिरेंट है ऑलमोस्ट दे हैव लर्नड इट, बट यहाँ पे बहुत सारे इंसाइट्स मैं दूंगा। ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी क्या है, लेजिस्लेचर पार्टी का मतलब क्या है, डीम्ड मर्जर का मतलब क्या है, अभी के जो एंटी डिफेक्शन लॉ में अभी जो सिनेरियो महाराष्ट्र में देखा गया है वो सिनेरियो को देखते हुए ये एंटी डिफेक्शन लॉ में इश्यूज क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, और एट दी एंड वे फॉरवर्ड तो देना है। कंक्लूजन के बगैर मैं मेरा एडिटोरियल कभी खत्म नहीं करा, तो कंक्लूजन भी आपके पास इसमें ही लिखा हुआ है, राइट, ओके। बेसिकली ये जो आर्टिकल आया था रिमेंबरिंग महालनोबिस, ये जो आर्टिकल आया था परसों आया था, ये आर्टिकल में जून 29 के दिन नेशनल स्टैटिस्टिकल डे सेलिब्रेट किया गया था। नेशनल स्टैटिस्टिकल डे सेलिब्रेट किया गया था। हम ये इसलिए सेलिब्रेट करते हैं टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी एंड ऑल्सो द कॉन्ट्रीब्यूशन, ओके, टू रिमेंबर द मोस्ट फेमस स्टैटिस्टिशियन ऑफ अवर कंट्री पीसी महालनोबिस को रिमेंबर करने के लिए, ओके, वी सेलिब्रेट दिस डे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे स्टैटिस्टिशियन थे, ओके, दैट्स व्हाई ही इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट प्लान मैन ऑफ इंडिया, प्लान मैन ऑफ इंडिया। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, बट ज़्यादा कुछ था नहीं एडिटोरियल में मैं देखा। सो मैक्सिमम जो भी था उनका और टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो भी रिलेशन है वो रिलेशन के बारे में ज़्यादातर बोला गया है एडिटोरियल में, बट मैं वो सब एक्सक्लूड करके एलिमिनेट करके व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन मैं आपको दिया हूँ ये डिस्कशन में, ठीक है, राइट। टुडे मीन्स जब जून 29 is a national statistical day, it is celebrated in recognition of the contribution of what? Prashanta Chandra Mahalanobis, PC Mahalanobis. He is also called as Plan Man of India, and fortunately यही डे पे 29 जून में ही इनका बर्थडे भी है, मीन्स बर्थ भी जब हुआ था। It was PC Mahalanobis who established a strong statistical culture, क्योंकि बिना डेटा के आजकल तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। आपको तो पता ही होगा आजकल जो भी एडवांस इकोनॉमी से जो भी बिजनेसेस आ रहे हैं दे आर ऑल व्हाट डेटा ड्रिवन, दे आर ऑल व्हाट डेटा ड्रिवन। देखिए अगर आप एक बार गूगल में सर्च करते हैं कि 2 BHK फ्लैट्स या 3 BHK फ्लैट्स कहाँ पे मिल रहे हैं, ओके, आपको कॉल आ जाता है, राइट। तो डेटा के ऊपर ओके इतनी इकोनॉमी डिपेंड है कि इतने रियल स्टेट से आपको कॉल आ जाएगा, सर आपको होना क्या, आपको होना क्या, लाइक दैट दे विल आस्क यू, राइट। सो पूरे इकोनॉमीज एज वी गो मच इन द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ ए कंट्री, जिस तरह के हर कंट्री एडवांस होते जाएगी, डेटा विल प्ले ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। डेटा ड्रिवन इकोनॉमी हो गई है, तो आप समझिए कि एक इकोनॉमी के लिए डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर
डेटा होगा तो हम प्रॉपर्ली अपनी इकोनॉमी को डेवलप भी कर सकेंगे, प्रॉपर्ली प्लान बना सकेंगे, प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजी बना सकेंगे, राइट? फाइन। सो पीसी महालनोबिस ने डेटा के ऊपर और उसके स्टैटिस्टिक एनालिसिस के ऊपर बहुत काम किया था और बहुत सारा क्वालिटेटिव डेटा वो जमा करके रखे थे और वो क्वालिटेटिव डेटा के से बहुत सारे प्लान्स एग्जीक्यूट किए गए हैं विच हैज मेड अस इवन टुडे बी प्राउड। ओके, महालनोबिस certainly believe that data to be instrumental, that is what I have explained you just now, ठीक है? तो महालनोबिस wrote a series of essays titled रविंद्र परिचय, Introduction to रविंद्रनाथ टैगोर for the prestigious Bengali magazine प्रभाषी। तो बंगाली मैगजीन था एक, प्रभाषी, वहां पे महालनोबिस ने बहुत अपने आर्टिकल्स लिखे थे। ही ऑल्सो रोट ए बुक कॉल्ड एज रविंद्रनाथ टैगोर विजिट टू कनाडा, क्योंकि आज मैं बोला हूं आपको बेसिकली ये जो आर्टिकल था, ये आर्टिकल में मैक्सिमम इनका और महालनोबिस और रविंद्रनाथ टैगोर जी का डिस्कशन ज़्यादा था, उनकी दोस्ती के ऊपर, दोनों कैसा रहते थे, दोनों में क्या ना इत्तेफाकी थी, क्या कॉन्फ्लिक्ट था एक्सेट्रा, वही बारे में ज़्यादा था। ओके, सो इन्होंने एक बुक भी लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर विजिट टू कनाडा। आपको पता ही है 1929 इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ईयर इन अवर इंडियन हिस्ट्री, बिकॉज यही ईयर में क्या हुआ था, यही ईयर में हुआ था ओके लाहौर में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज पास, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज पास, ठीक है? फाइन। सो व्हेन टैगोर मेट आइंस्टीन इन 1930, महालनोबिस वाज आल्सो विद हिम। सो ग्रेट साइंटिस्ट, ओके। अब इनको भी किस्मत अच्छी थी, देखने को मिला मौका, उल्टा ही बोल सकते हैं कि आइंस्टीन को भी इनको देखने का मौका मिला, बट कंपैरिजन तो हो नहीं सकता है बिकॉज आइंस्टीन थे, ये लोग अपनी फील्ड में थे, बट रविंद्रनाथ टैगोर जी गए थे, उनसे मिले थे, तो दे आर लाइक हैप्पी पीपल एबल टू सी व्हाट द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इन दर लाइफ टाइम। इनफैक्ट आइंस्टीन ये पूछे थे टैगोर को कि आपके पास एक यंग साइंटिस्ट है जिसका नाम है बोस, क्या आप जानते हैं? तो झट से रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये मालूम हुआ, अरे ये तो जेसी चंद्र बोस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपकी पता ही होगा कि जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, सुपर कंडेंस्ड स्टेट, सुपर कूल्ड स्टेट, ये किसने डिस्कवर किया था? ये जेसी बोस ने ही डिस्कवर किया था, ठीक है? सो याद रखिए। तो इतना अच्छे साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बोस कि इनके बारे में आइंस्टीन को भी मालूम हो गया था। ओके, तो टैगर्स बोले, अरे ये तो मेरे फ्रेंड है, ओके, ही इज नो लॉन्गर ए यंग मैन सर, ये अभी छोटे नहीं है, ये बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, लाइक दैट टैगोर हैज सेड टू द आइंस्टीन आल्सो। महालनोबिस देन इन्फॉर्म टैगोर अबाउट सत्येंद्रनाथ बोस, another famous scientist who would be ever remembered for boson, ये पार्टिकल के ऊपर काम कर रहे थे, बोसॉन पार्टिकल के ऊपर एटलीस्ट। तो समझिए कि कितने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे अपने स्लाइड पे। तो इनका कम्युनिकेशन हुआ था और एक दूसरे से ये बात करे थे और इंफॉर्मेशन गेन करे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? राइट। महालनोबिस एस्टैब्लिश स्टैटिस्टिकल लैबोरेटरी विद इन द बेकर लाइब्रेरी एट प्रेसिडेंसी कॉलेज। सो बंगाल के प्रेसिडेंसी कॉलेज में, क्योंकि जब आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो बंगाल प्रेसिडेंसी बोलते थे, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, तो बंगाल के प्रेसिडेंसी में कॉलेज का नाम तो प्रेसिडेंसी कॉलेज था। तो वहाँ पे इन्होंने एक स्टैटिस्टिकल लैबोरेटरी वहाँ पे रखा था जहाँ पे पूरे मैथ एक्सेट्रा करते थे ये। टैगोर ऑल्सो विजिटेड द स्टैटिस्टिकल लैबोरेटरी मेनी टाइम्स। तो महालनोबिस वहाँ पे रहते थे, तो आपको ऑफकोर्स दोस्त तो थे, ये तो जाते थे उनके पास, बैठते थे, जस्ट लाइक चाय पे हम दोस्तों के साथ मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए इनका क्लोज रिलेशन था। इनफैक्ट इट वॉज द टैगोर हु कॉइन्ड द बंगाली वर्ड रशी बिजनान, ओके, फॉर स्टैटिस्टिक्स। अब इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, दोनों इतना ज़्यादा मिलते थे कि स्टैटिस्टिक को हिंदी में क्या बोलेंगे वो भी टैगोर ने कॉइन कर दिया था ड्यूरिंग हिज विजिट टू वर्ड, जब वो महालनोबिस से मिलते थे। इन 1933 महालनोबिस फाउंडेड संख्या, द इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक। तो इन्होंने एक जर्नल भी शुरू किया था जिसका नाम था संख्या। इन द फर्स्ट इश्यू ऑफ सेकेंड वॉल्यूम ऑफ संख्या, टैगोर डिपिक्टेड ओके स्टैटिस्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। टैगोर हैज सेड दैट these are the dance step of numbers in the arena of time and space। ये आगे के टाइम में, आगे के जो स्पेस में, इकोनॉमिक स्पेस में, ओके, ये जो स्टैटिस्टिक है डांस करेंगी, ये मींस इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्टैटिस्टिक आगे के टाइम में, लाइक दैट फ्यूचर भी वो प्रेडिक्ट कर लिए हैं कि स्टैटिस्टिक कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, राइट। सो जब फिर उसके बाद में वो चैप्टर हो गया था, अब फिर ये लोग विश्व भारती इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बनाए थे। यूनिवर्सिटी बनाए में महालनोबिस helped Tagore immensely in his dream project called as what? Founding of Vishwa Bharati।
and then not only that he helped him to founded it, he remained, Mahalanobis remained as a joint secretary of Vishwa Bharati for 10 years from the beginning, but he was also not only he was just a part of it, joint secretary भी नहीं थे, गवर्निंग काउंसिल के मेंबर भी थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी थे, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर भी थे. सो बहुत एक्टिवली रोल प्ले करे थे वो ठाकुर जी के विश्व भारती यूनिवर्सिटी में. ऑल्सो महालनोबिस कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रिपेयरिंग टैगोर्स लाइफ कैलेंडर इज एस्टोनिशिंग. सो ठाकुर जब भी टैगोर से मिलते थे ना, तो महालनोबिस उनकी डायरी में लिखते थे. तो इनके पास टैगोर के इवेंट्स की एक कैलेंडर ही पड़ी हुई है महालनोबिस के पास. ओके, कब मिले थे, क्या हुआ था, कब मिले थे, क्या हुआ था. तो जब प्रभात कुमार मुखोपाध्याय जब ये टैगोर जी की बिब्लियोग्राफी लिख रहे थे, नथिंग बट हम किसी और के बारे में लिखते हैं तो वो बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, अगर हम खुद के बारे में लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं. तो किसी और के बारे में लिख रहे थे, तो बहुत सारे जब ये इन्होंने उनके बारे में लिखा था टैगोर जी के बारे में, तो महालनोबिस बहुत करेक्शंस करे थे इनके बिब्लियोग्राफी में. तो आप समझ सकते हैं कि टैगोर और महालनोबिस का कितना क्लोज रिलेशन था. अगर कोई टैगोर के बारे में बुक लिख दे तो महालनोबिस उसको करेक्ट भी कर रहे हैं. इसका मतलब समझिए कि कितना मिलते थे वो और कितना हिस्ट्री एक दूसरे की पता थी, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट जो भी था महालनोबिस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मैक्सिमम कंसाइंस करके आपको दे दिया हूँ. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस मे कम इन द एग्जामिनेशन बिकॉज 2019 में साइंटिस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर एक क्वेश्चन दिया था. जेसी बोस के बारे में क्वेश्चन आया था अपने यूपीएससी में 2019 में. सो नेक्स्ट टाइम बोल सकते हैं कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीसी महालनोबिस. और बेसिकली जो इकोनॉमिक ऑप्शनल पेपर 1 के इकोनॉमिक ऑप्शनल जो स्टूडेंट्स है उनके पेपर 1 में महालनोबिस से कंट्रीब्यूशन क्या है स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है. सो जो भी इकोनॉमिक ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये आर्टिकल. तो वो लोग आपके बुक में लिख ले सकते हैं, सो दैट आपको एनी हाउ डेवलप करना है कि कितने साइंटिस्ट क्या कंट्रीब्यूशन दिए, तो आपको वैसे भी लिखना है तो आप ये भी लिख ले सकते हैं, ठीक है, राइट. अभी हम पढ़ेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ, थोड़े पॉलिटिकल फैक्ट्स पढ़ेंगे, इंस्टेंसेस सिनेरियोज देखेंगे हम कहाँ पे ये एंटी डिफेक्शन लॉ को यूज़ करके एमएलएस डिपिक्ट होते हैं. और लीगल फिक्शन का मतलब है कि समथिंग विच इज एज्यूम्ड एज फैक्ट. लीगल फिक्शन का मतलब है समथिंग विच इज एज्यूम्ड एज फैक्ट. जब ये आर्टिकल आया था बहुत सारे एस्पिरेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे यही पूछे सर लीगल फिक्शन है क्या, लीगल फिक्शन है क्या. बिकॉज अगर ये पता नहीं होगा कि आपको आर्टिकल ही समझ में नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? आर्टिकल में ये जो लीगल फिक्शन है ये 15 बार तो मेंशन कर दिए वो. ओके, ये तो छोटा आर्टिकल है बट 15 बार मेंशन कर दिए, उसका रिलेशन है विद मेनी अदर एस्पेक्ट्स है. तो लीगल फिक्शन का मतलब है एज्यूम्ड फैक्ट. तो ये हम मान लिए कि ये ऐसा है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, लीगल फिक्शन. और ये कौन मान लिए? ये जुडिशियरी वाले मान लिए, ये अपने हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस मान लिए, इसलिए इसको लीगल भी वर्ड दे दिए. ओके, सो इंटरप्रेट जब करे सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो इसको इस तरीके से वो एक्सेप्ट कर लिए एज ए फैक्ट. एंटी डिफेक्शन का जो भी फीचर है उसको वो एक्सेप्ट कर लिया एज ए फैक्ट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, लीगल फिक्शन. तो ये आर्टिकल आपको पता है क्यों आया. ओके, ये शिंदे साहब की वजह से आया. ओके, सो द क्राइसिस इन महाराष्ट्र आप देख ही रहे होंगे, तो वहाँ से अपने को अभी पूरा पढ़ना है कि ये डिफेक्शन लॉ किस तरीके क्यों बनाया गया था और किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं, और ये तरीका यूज़ करना सही भी नहीं है. देखिए एक बात बोलता हूँ मैं आपको, अच्छे से सुनिए, ठीक है. मैं हूँ कांग्रेस पार्टी से. ओके, कांग्रेस पार्टी तो वहाँ पे नहीं है, सो आई विल जस्ट टेक केयर ऑफ द पार्टीज विच आर देयर हियर. ओके, ठीक है. मैं हूँ शिवसेना से, ठीक है. ओके, शिवसेना भी लाइक आइडियोलॉजी सेम है, तो मैं वहाँ पे भी थोड़ा मैं पार्टी फिर चेंज कर देता हूँ. यही है एंटी डिफेक्शन, ठीक है. मैं हूँ एनसीपी से, महाराष्ट्र की एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है, मैं हूँ एनसीपी से. तो जब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी वाले मुझे वोट डालेंगे, शुजात सर को जब वोट डालेंगे तो क्या देख के वोट डालेंगे? पहली बात मेरा काम देख के वोट डालेंगे, विच इज़ ऑब्वियसली ए माइनर पार्ट कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, तो मुझे वोट डालेंगे. दूसरा पार्ट क्या है? एनसीपी मेरी पार्टी है, पार्टी का मैनिफेस्टो देखेंगे और पार्टी का लीडर देखेंगे. ये पूरे चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए मुझे वोट मिलेगा. राइट और रॉन्ग? मुझे वोट मिलेगा. समझो अगर मैं और ये पार्टी की आइडियोलॉजी भी देखें, ओके, सेकुलर आइडियोलॉजी है यहाँ पे. अगर मैं यहाँ से निकल के मैं चले जाऊँगा बीजेपी में, मैं चले जाऊँगा जीबीजे में, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाले हैं, ओके, वो आपको क्यों वोट दिए थे? ये बेसिस पे दिए थे. अगर आप इस तरीके से दूसरी पार्टी चेंज कर लेते हैं तो ये इनके साथ धोखा हुआ या नहीं हुआ? हो गया. क्योंकि ये जो वहाँ पे लोग थे आपको
ये पार्टी के कैरेक्टरिस्टिक से चेंज सेलेक्ट नहीं करे थे, आपको ये पार्टी के कैरेक्टरिस्टिक से सेलेक्ट करे थे। तो यहाँ पे अगर कोई फ्लोर मीन्स नथिंग बट असेंबली में, ओके, असेंबली में जिस तरीके से यहाँ पे अपोजिशन बैठती है और यहाँ पे रूलिंग पार्टी बैठती है, तो फ्लोर यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से आना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्लोर मूवमेंट बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज फ्लोर मूवमेंट। तो ये आर्टिकल में वर्ड था, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो देखिए कितना गलत हो जाता है, ठीक है, राइट, लेट अस गो अहेड। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्लोर क्रॉसिंग, नॉट मूवमेंट, फ्लोर क्रॉसिंग बोलते हैं। हम बहुत बार देखे, बहुत सारे एमएलए फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, और जब भी ये फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं तो बेसिकली अनचेक्ड और अनपनिश होते हैं ये सब, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ जाना, ये अनचेक्ड एंड अनपनिश होते हैं। सो एक ज़माने में बोलते थे आया राम गया राम बोल के था, क्योंकि एक पार्टी पे इलेक्ट होते थे, दूसरी पार्टी पे चले जाते थे, एक पार्टी पे इलेक्ट होते थे, दूसरी पार्टी पे चले जाते थे। इस तरीके से क्या हो रहा था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रह रही थी, ओके, गवर्नमेंट बहुत वनरेबल हो जा रही थी, कब गिर जाती कब रह जाती नहीं मालूम, लॉबिंग बहुत एक्सट्रीम केसेस पे हो जा रहा था। एक पार्टी को हम जिताए हैं, फिर ऑटोमेटिकली एमएलएस यहाँ से यहाँ चले गए हैं, यहाँ से चले गए, ये पार्टी अब रूल कर रही है। भाई महाराष्ट्र की जनता तो ये पार्टी को जिताई थी, अब इतने पूरे लोग मिलकर यहाँ चले गए, तो ये लोग अभी गवर्न कर रहे हैं, तो ये क्या महाराष्ट्र की जो भी पॉपुलेशन है क्या इनको जिताना चाह रही थी क्या? आप जस्ट इमेजिन करिए, ओके। Forget about my thoughts and my views and my opinion. That is not important. What is important is concept here. So concept समझने की कोशिश करिए यहाँ पे। जिताए किसको हम? पार्टी ए को जिताए। क्यों जिताए? जो भी कैरेक्टरिस्टिक है हम जिता दिए। अब यहाँ से आधे लोग ये पार्टी में चले गए, अब ये पार्टी बन गई है, ओके, रूलिंग पार्टी। अब पूरी महाराष्ट्र को ये धोखा हुआ या नहीं हुआ? हुआ, राइट, ये हो गया। तो ये चीज़ें ये रोकना चाहिए, बिकॉज ये ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। ये ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल कहाँ हुआ? जो पहले की पार्टी थे वहां पे हुआ था। अब आप ऐसा शिफ्ट करके आधे से ज्यादा लोग चले जा रहे हैं, तो उनको थोड़ी जिताए, तो इस तरह के तो गलत है। तो यहाँ पे जनरली होना क्या है, ओके, बेसिकली मेरा ओपिनियन है, यहाँ पे गवर्नर साहब क्या करना है, अगर इस तरीके से होता है तो सुप्रीम कोर्ट बोलना चाहिए कि भाई डिसॉल्व ही कर दो, क्योंकि पार्टी का पावर ही चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे जो पार्टी पावर में थी वो पार्टी अब क्या होगी, माइनॉरिटी में होकर दूसरी और पार्टी इलेक्ट होगी। तो जनता तो 2 बार वोट नहीं करी, 2 बार अगर जनता वोट करती थी तो सही भी दिखता था कि चलो भाई ये पार्टी को वोट करी तो ये पार्टी जीती, तो हम एक्सेप्ट भी करते थे। पार्टी तो जनता तो इनको वोट करी थी, बट यहाँ के आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे चले गए, अब ये लोग गवर्न कर रहे हैं, तो ये फिर ये जनता से धोखा हुआ या नहीं हुआ? एक्सैक्टली हो गया है। ये चीज रुकाने के लिए ही क्या हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए थे। बट एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या था मालूम, इंडिविजुअल के ऊपर था एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर मैं किसी पार्टी में जाता हूं तो मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाता है, इसका मतलब मेरी सीट जब्त की जाती है, मैं वो जाके फिर असेंबली में नहीं बैठ सकता हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट खाली हो जाती है, फिर से मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे साथ सब भी लड़ेंगे, सब पार्टीज के लड़ेंगे, फिर से मेरे को जीत के आना होगा। डिस्क्वालिफिकेशन मीन्स यू आर नॉट क्वालिफाइड टू सिट इन द असेंबली बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ओके, तो आपको फिर से इलेक्शन करना पड़ेगा वो कॉन्स्टिट्यूंसी में, ठीक है। तो पहले अगर ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ था इंडिविजुअल डिस्क्वालिफिकेशन पे था, ओके, बट एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या था, इंडिविजुअल तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, बट अगर आप ग्रुप जाते हैं, बल्क अगर डिफेक्शन करते हैं, बहुत सारे लोग एक पार्टी के से लेके दूसरे पार्टी में बहुत सारे लोग, मिनिमम 2/3 इस तरीके से चल जाते हैं, तो यही एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या है मालूम, एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है कि कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अगर एक जाता है तो डिस्क्वालीफाई है, अगर 2/3 चल जाते हैं डिस्क्वालीफाई नहीं है। तो यही एक बून हो गया है एंटी डिफेक्शन लॉ, यही एक बेन हो गया है, डेमोक्रेसी को चीर के फाड़ के रख दे रहा है, समझिए आप, राइट। यही हुआ था 2019 में, ओके। आप देखिए एमएलएस इन गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, फ्रॉम आईएनसी कांग्रेस की पार्टी से, और एमजीपी, ये 2 एक्चुअली गवर्नमेंट के थे, गवर्नमेंट ये लोग चला रहे थे, कौन? कांग्रेस गवर्नमेंट और एमजीपी वहां की एक लोकल पार्टी थी, दोनों मिलकर गवर्नमेंट चला रहे थे। बट हुआ क्या था, ये पूरे लोग बीजेपी में ज्वाइन हो गए। ज्वाइन होते ही द स्पीकर ऑफ द असेंबली ने उन्होंने क्या कहा था कि जो भी आईएनसी से लेके और कांग्रेस और ये जो लोकल पार्टी थी, ये जो भी लोग यहाँ पे बीजेपी में चले गए थे, तो उनके लिए स्पीकर, जो भी ऑब्वियसली जो चुनी गई गवर्नमेंट का ही स्पीकर होता है, उन्होंने डिसमिस करने का फैसला लिया था। डिसमिस करने का फैसला लिया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि ये इनको आप डिसमिस नहीं कर सकते, इनको आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ये लोग 2/3 चले गए थे, 1-2 लोग नहीं गए थे, कितने लोग गए थे, 2/3 चले गए थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, कांग्रेस और
जो MGP पार्टी थी, ये पार्टी पावर में थी, ये पार्टी पावर से चले गई, बीजेपी वहाँ पे पावर में आ गई। इस तरीके से वहाँ पे पूरा खेला गया था, ठीक है। अभी महाराष्ट्र में डिट्टो हुआ है, बस एक ही चीज़ नहीं है, यहाँ पे बीजेपी पावर में आ गई, यहाँ पे बीजेपी पावर में नहीं आई, शिंदे साहब को बना दी, ठीक है, फाइन। बोथ दीज अथॉरिटीज, स्पीकर रहो, ओके, बोथ दीज अथॉरिटीज स्पीकर हो या बॉम्बे हाईकोर्ट रहो, held that because the MLAs formed 2/3 of their respective legislative body, disqualification under the 10th schedule was not possible. इतने लोग 2/3 जाते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन हम करेंगे नहीं। इन अदर वर्ड्स इसका मतलब क्या है, जो लोग जो कांग्रेस के और MGP पार्टी जो थी, और कांग्रेस MGP पार्टी, इट इज कंसिडर एज, इतने लोग जब चले गए तो ये बीजेपी में मर्ज हो गए, तो पॉलिटिकल पार्टी ही मर्ज होगी। मतलब क्या है, पॉलिटिकल पार्टी ही मर्ज होगी, लाइक दैट। तो डीम्ड मर्जर है, मर्जर का मतलब है, मर्जर आप रख के कोलिशन बना सकते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट्स बनते हैं, मर्जर गवर्नमेंट्स बनते हैं जब एक समुदाय के जो मेंबर्स है, एक पार्टी के जो मेंबर्स है पूरे ही चले जा रहे, तो अच्छी बात है, तो मर्जर हो ही गया, मर्जर होके भी आप कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे क्या था, लोग जिताए थे कांग्रेस और JMP को जिताए थे, दोनों मिलकर गठबंधन करके गवर्नमेंट बनाए थे, बट लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बने, बट यहाँ पे पूरा खेला हो गया, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, तो पब्लिक तो ये नहीं चाहिए थी। तो ये देखिए अब सिनेरियो इस तरीके से चल रहा है। बल्क डिफेक्शन में भी ट्रू डेमोक्रेसी को हार्म होगा, ट्रू डेमोक्रेसी की हार्म होगा। वॉइस ऑफ द पीपल इज नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड हियर, अंडरस्टूड माई पॉइंट हियर, यस। तो वो भी प्रॉब्लम को कौन क्रिएट करे, वो भी प्रॉब्लम एंटी डिफेक्शन लॉ में ही है। वो एक्सेप्शन भी कौन दी है, एंटी डिफेक्शन लॉ में ही है। एक गया तो हम ऐसा करेंगे, 2/3 गया तो हम नहीं करेंगे। तो लॉ ही अनवाइज बनाए हैं, लॉ ही सीधा नहीं बनाए हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ में ऑफ द 10th शेड्यूल, बिकॉज एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में मेंशन है, तो उसके सेकंड पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, अगर कोई इलेक्टेड मेंबर है, अगर मेरी पार्टी का कोई इलेक्टेड मेंबर किसी और पार्टी में ज्वाइन हो जाता है, ओके, वॉलंटरीली गिव अप मेंबरशिप, मेरी पार्टी से वॉलंटरी गिव अप कर देता है, और मैं बोले जैसा वोटिंग नहीं करता है, ओके, मैं अगर बिल को पास करो, यस बोलो तो यस बोलना, नो बोलो तो नो बोलना, या मेरे अगेंस्ट करता है, तो मैं उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता हूँ, मेरी पार्टी से निकाल दे सकता हूँ, फिर उनकी सीट खाली हो जाएगी, फिर वो लड़ेंगे वहाँ पे अकेले, बट मेरे पार्टी से वो हट गए हैं, मैं डिस्क्वालीफाई कर सकता हूँ। 10th शेड्यूल में ये अलाउड है। अगर कोई वॉलंटरी दे देता है, मैं नहीं रहना चाहता हूँ आपकी पार्टी में, तो आप जा सकते हैं, आपकी सीट खाली हो जाएगी, सीट नहीं देंगे, ठीक है। या आपकी पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी के जो भी विप हैं, जिसको भी बनाया गया है, अगर आप उनके डायरेक्शंस नहीं भी सुनेंगे तो भी आप डिस्क्वालीफाई की जाते हैं, आपकी सीट खाली हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे पैराग्राफ 4 में 3 तरह के पार्टी है। ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, लेट सपोज शिवसेना, ठीक है, शिवसेना है यहाँ पे। लेजिस्लेचर पार्टी मतलब है शिवसेना मिलके, कांग्रेस मिलके, NCP तीनों मिलके महाराष्ट्र के असेंबली में एक लेजिस्लेचर पार्टी एक है, नथिंग बट महाविकास अघाड़ी एक लेजिस्लेचर पार्टी है, ओके। डीम्ड मर्जर का मतलब है अगर 2/3, ओके, ये 2/3 ऑफ एनी ऑफ दिस पार्टी, ओके, चले जाते हैं, 2/3 ऑफ एनी ऑफ दिस पार्टी बीजेपी में चले जाते हैं, ओके, तो जब क्या होगा, ये डिफेक्शन किसी को नहीं होगा। अगर 1-2 जाते हैं तो डिफेक्शन को नहीं होगा ना। मुझे एक चीज समझ में यहाँ पे नहीं आई, आप भी अच्छे से गौर करिए। जब महाविकास अघाड़ी, ओके, महाविकास अघाड़ी 2/3 की महाविकास कितने समझे, ये जहाँ तक मेरा ख्याल है पूरे मिला के 134 होंगे, शिवसेना और पूरे मिला के, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट। 2/3 ऑफ 134 कितने होंगे, ओके, 3 4 12 और 88 होंगे। तो 88 लोग तो बीजेपी में नहीं गए, ठीक है, एक रेस्पेक्टिव एक पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर चले गए। तो इसको कैसा बोल सकते हैं आप डिफेक्शन, अरे इसको आप कैसा अलाउ कर सकते हैं। देखो सोचने की बात यहाँ पे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सोचने की बात यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। डीम्ड मर्जर, अगर इस तरीके से मर्जर हो जाता है देन इट इज फाइन। अगर पूरे महाविकास अघाड़ी में 88 लोग चले जाते हैं बीजेपी में, देन हम बोल सकते हैं कि चलो ये है डीम्ड मर्जर। बट पूरे कहाँ गए, इंडिविजुअल पार्टी, एक पार्टी के 44 चले गए और या 40 चले गए, तो ये तो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है, इनका तो मर्जर, इनका मर्जर होने के वजह से ये बहुमत इनको मिल गई है। बहुमत यहाँ पे एक मेजॉरिटी का खेल हुआ है, ना कि एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस के ऊपर कोई गया नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो गया है, ओके। नंबर के ऊपर, क्योंकि बीजेपी के पास 122 है और इनके पास 40 है, तो ये 162 हो गए। तो ये जीतने के लिए 140 ही चाहिए था, शायद 140 चाहिए था, तो 162 आ गए। बट मेरे को ये समझ में नहीं आया,
यहाँ पे महाविकास अघाड़ी एक लेजिस्लेटिव पार्टी है, इनके हैं पूरे 134, 88 जाना ना गए तो 2/3 बोलते 88 जाना, तो 2/3 तो नहीं गए, तो एक पार्टी के गए तो आप एक पार्टी के जब जाते हैं तो उनका मर्जर हो गया, किसका हो गया मर्जर, मगर वो एक्चुअली वो तो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी थे, बट वो थे महाविकास अघाड़ी में एज ए लेजिस्लेटिव पार्टी। लेजिस्लेटिव में कौन सी पार्टी थी, महाविकास अघाड़ी थी, शिवसेना नहीं थी, कांग्रेस नहीं थी, अंदर वो लोग अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते थे, बट एज वन पार्टी दे वर देयर इन द महाराष्ट्र असेंबली एज व्हाट, MVA, राइट, यस। पैराग्राफ 4 में अगर हम उनको दो सब क्लॉजेस है, अगर दो पैराग्राफ को जोड़ के पढ़ें, अगर when a original parties merges with another political party and at least 2/3 of the members of legislative party have agreed to merger, then they will be exempted from what, disqualification। तो पैराग्राफ 4 के वजह से ये पूरा खेला हो गया है। अगर ये पैराग्राफ 4 नहीं रहता था, सिर्फ नॉर्मल एक्ट होता था, नहीं जा सकते थे, ओके, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल पार्टी क्या है, शिवसेना, अनदर पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, तो शिवसेना के कितने चले गए, 2/3 ऑफ ओरिजिनल पार्टी मूव टू व्हाट, बीजेपी। इन दोनों ऐसा मिलते ही ये आ गई है मेजोरिटी में आते ही गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, राइट, फाइन। तो अगर ये लेजिस्लेचर पार्टी अगर रहता था, महाविकास अघाड़ी अगर यहाँ के 2/3 जाना वो तो 88 जाना पड़ता था, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पूरा खेला हुआ है फिर पैराग्राफ 4 सब क्लास की वजह से हुआ है। नहीं तो अगर नॉर्मली 2/3 होते थे तो MVA के पूरे महाविकास अघाड़ी के 2/3 जाना पड़ता था, बट वो हुआ नहीं क्योंकि ये लेजिस्लेशन ही प्रॉपर नहीं। अब इश्यूज क्या है ये एक्ट में, देखो मैं यहाँ पे आपको क्या समझाया, किस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी जीतने हारने में मौकरी हो सकती है, किस तरीके से खेला हो सकता है, ये पूरा सिस्टम मैं आपको समझा दिया। कहाँ पे इश्यूज है वो भी मैं आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में आपको दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इश्यूज में देखेंगे अपन, इश्यूज में रियलिटी में क्या होता, एक पार्टी दूसरे पार्टी से मर्ज होना, शिवसेना बीजेपी से मर्ज हो गया तो शिवसेना पूरे को ही मर्ज हो जाना ना, तो इसको बोलते डीम्ड मर्जर। जिस तरीके से गोवा में हुआ था, गोवा में कांग्रेस ओके जो भी MLA थे और गोवा GMP, ये सॉरी मैं भूल ही जा रहा हूँ उसका नाम, यहाँ पे मराठवाड़ी गोमटक पार्टी, ठीक है, कांग्रेस मराठवाड़ी गोमटक पार्टी, ये जब इनके MLAs गोवा में, इनके MLA जब बीजेपी में गए ना, ये पूरे को चले गए मीन्स अभी बीजेपी में इनके इंडिपेंडेंटली लेट सपोज 20 है 80 है, लेट सपोज, ठीक है। तो ये जब यहाँ गए तो बीजेपी में इनको अलग से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया कि आप कांग्रेस के हैं, आप गोमटक पार्टी, ऐसा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इनको बीजेपी में ही ले लिए वो। अब यहाँ पे क्या हुआ, अपने शिवसेना बीजेपी में रहते हुए भी शिवसेना इज इंडिपेंडेंटली, राइट और रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, यहाँ पे कोलिशन हुआ, यहाँ पे मर्जर हुआ, बट कोलिशन गवर्नमेंट में मर्जर में तो फर्क है फिर, ऐसा बोले तो, ठीक है। मर्जर तो आपको जब एंटी डिफेक्शन ना तो मर्जर के बारे में बात करता है, कोलिशन गवर्नमेंट तो पहले फॉर्म होती है, एट टाइम ऑफ वहाँ पे फॉर्म होती है, तो आप मर्जर को कोलिशन को मर्जर, ये दोनों को आप सेम समझ जा रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत बड़ा इशू आ रहा है, दैट्स वाई हम बोल रहे हैं कि पैराग्राफ 4 इज ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, पैराग्राफ 4 इज ओपन टू व्हाट, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, राइट। If there is no actual merger of the original political party with another political party, okay, at least it is how high courts in India are interpreting the merger exception. ओरिजिनल पार्टी की और एक पॉलिटिकल पार्टी से एक्चुअल मर्जर ही नहीं हो रहा है, ओके, बट एंटी डिफेक्शन लॉ में मर्जर दिखा हुआ है। अब शिवसेना जाके मिली है तो बट शिवसेना एग्जिस्ट तो इंडिपेंडेंटली कर रही है ना, तो रियलिटी में ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मर्जर का जो नाम दिया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ में, मर्जर तो हो ही नहीं रहा है, ये तो कोलिशन बन रही है, ओके। जब नेशनल और रीजनल पार्टी का मर्जर होता है उस पर किस तरीके से हम देखें, लेकिन बीजेपी का शिवसेना से हुआ है, तो वहाँ पे आप किस तरीके से मर्जर और कोलिशंस को आप देखते हैं, वो उसके बारे में भी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में मालूम नहीं हुआ है, मीन्स दे डिड नॉट डिस्कस अबाउट इट। और एक भी प्रॉब्लम क्या है, ये एक्ट में डिफेक्शन बहुत ईजियर हो जाता है जब तो पार्टी स्मॉल है, 10 लोगों की पार्टी है, 4 लोग चले गए तो ऑटोमेटिकली पार्टी पूरे को तबाह हो जाएगी, राइट, डैमेज हो जाएगी, क्योंकि ये 6 चल जाते हैं। अगर किसी पार्टी में 4 लोग ही है, 2 लोग चले गए तो ऑटोमेटिकली वो भी डिफेक्शन नहीं कहलाएगा, मीन्स ये पार्टी से तो चले जाएंगे बट क्या होगा, इनकी सीट रह जाएगी, तो ये एंजॉय करेंगे। छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी बन के वो एक अलग आइडियोलॉजी पे सिलेक्ट होंगे, बाद में किसी और आइडियोलॉजी पे चले जाएंगे, क्योंकि है तो 4 लोग, उसमें से 2 लोग चले गए 50%,
दो लोग चले गए तो फिर उनकी सीट भी नहीं जाएगी, उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाएगी, ये सिस्टम में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो ये भी, इसके बारे में भी एंटी डिफेक्शन लॉ में भी डिस्कस नहीं है। अब देखिए एक्चुअली में रियल मर्जर क्या है। रियल मर्जर क्या है, जब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी हैज टू फर्स्ट मर्ज विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी, अंदर घुसना, शिवसेना पूरे कोई बीजेपी में चले जाना और पूरी पार्टी बीजेपी कह जाना, ना कि शिवसेना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना, एंड देन 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी मस्ट सपोर्ट दैट मर्जर। तो एक पार्टी ओके दूसरी पार्टी में मर्ज होने के बाद में ये इसमें पूरे 2/3 सपोर्ट करना, उसको पूरे लोग सपोर्ट करना। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये होने से रहा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? शिवसेना और बीजेपी के आइडियोलॉजीज में भी सेम है, बट अगर नहीं, लेट सपोज अलग होती थी आइडियोलॉजी, बिकॉज उद्धव जी का जो भी उनका डिमोशन हुआ है, जो भी उनका स्टेटस गया है, ये तो आइडियोलॉजी के भी बेसिस पे गया है। तो ये एक पार्टी दूसरी पार्टी में खुद को अपने को मर्ज नहीं करेंगे अपने कंट्री में, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी कोलिशन रखेंगे ये, बट कभी मर्ज नहीं होंगे। बट बहुत सालों से इनकी हिस्टोरिकल राइवलरीज रहेंगी। ओके, तो ये हो नहीं सकेगा, मर्जर तो हो नहीं सकेगा। आप ऐसा लिख दीजिए एंटी डिफेक्शन लॉ में, कोलिशन लिख दीजिए। ओके, और फैसिलिटेटेड डिफेक्शन बाय ग्रुप्स अप्लाइज इक्वली टू द मर्जर। देखो आप शिंदे साहब के जो कैंप में पहले 10 लोग गए, बाद में 14 लोग हुए, 20 लोग हैं, तो ये जो फैसिलिटेटेड डिफेक्शन बोलते हैं इसको, थोड़ा करके ये बढ़ रहे हैं। पहले ही 10 जाते थे, 10 को अगर डिस्क्वालीफाई करते थे हो ही जाते थे, बट जब नहीं लिया गया है, उद्धव जी ने ये डिसीजन नहीं लिया था, तो उससे क्या हो गया, वो फैसिलिटेटेड हो गया, 2/3 मेजोरिटी में बन गए वो। अगर पहले ही इनको डिस्क्वालीफाई 10 थे भी कर देते थे तो ये 2/3 होता ही नहीं था। वहाँ पे उन्होंने अच्छे से दिमाग नहीं लगाया है। ओके, दैट इज देयर। ये जो भी प्रॉब्लम्स है, ये स्लाइड में जो भी प्रॉब्लम्स है, एंटी डिफेक्शन लॉ के पास उसका आंसर नहीं है। किस तरीके से स्मॉल पार्टीज का डिफेक्शन नहीं रोका जा सकता, किस तरीके से मर्जर का जो वर्ड है उसको हम इंटरप्रेट किस तरीके से करें। मर्जर तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे शिवसेना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है, ये सब चीज़ों का जवाब नहीं है। ओके, कंक्लूजन क्या लिखेंगे आप? इन ए सिचुएशन वेयर आइदर रीडिंग पैराग्राफ 4 in its current form anyhow yield undesirable results, its deletion from the 10th schedule is a possible way forward. पैराग्राफ 4 को निकाल के फेंक दो, अच्छा है। This thought is hardly novel. For the Law Commission 1999 and the National Commission for Review the Working of Constitution, उन्होंने भी ये कहा था कि पैराग्राफ 4 सही नहीं है, इससे डेमोक्रेसी को प्रॉब्लम होगा, निकाल दीजिए। टिल दैट हैपन्स, जब तक ये होगा नहीं, पैराग्राफ 4 डिलीट नहीं करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ में से, जब तक इसके ऊपर एंटी डिफेक्शन पे बहुत सारी थ्योरी डेवलप करने की ज़रूरत है अपने एकेडमिक्स को, और सुप्रीम कोर्ट भी एक गाइडिंग फोर्स होना चाहिए अंडर अंडरस्टैंडिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ इन ए वेरी गुड मैनर एंड हेल्प टू प्रमोट एंड सिक्योर द डेमोक्रेसी ऑफ अवर कंट्री। तो सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे ऑन एंड ऑफ अच्छे से गाइडलाइंस डिसीजंस देना चाहिए, जिससे एंटी डिफेक्शन लॉ को इस तरीके से मिसयूज ना कर सके। थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग टू मी, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।